हिस्ट्री में मेरा चैप्टर चल रहा है स्टोन एज एंड सबसे पहले मैंने फ्लो चार्ट बनाया पैलियोलिथिक पीरियड। मेरे को एर्थ लिखने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, मैंने गलती से वी बना दिया और इसके आगे मैं 3 डंडे लगाने वाली थी, बट ये ऐसे होना चाहिए या ओके। आफ्टर ये सेकंड क्वेश्चन था पूरा। इसके बाद मुझे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 3 क्वेश्चन आंसर्स और करने हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया एंड वेलकम बैक टू माय सेडक्टिव स्टडी व्लॉग। सो गाइस, आज है संडे एंड मुझे मिला है बहुत ही सारा होमवर्क एंड मुझे आज बहुत ही सारी पढ़ाई भी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, चलो पढ़ना स्टार्ट करने से पहले अपनी टेबल क्लीन करते हैं। बिफोर वैसे तो साफ ही है, जस्ट थोड़ा सेट करनी है। आफ्टर सो गाइस, मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस से। तो चलो सबसे पहले इस नोटबुक का शुभारंभ करते हैं, मतलब श्री गणेश करते हैं अपना नाम लिख के। शिट, मैंने ये क्या कर दिया। मेरे को एर्थ लिखने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, मैंने गलती से वी बना दिया और इसके आगे मैं 3 डंडे लगाने वाली थी, बट ये ऐसे होना चाहिए या ओके। स्टार्ट करते हैं चैप्टर डेमोक्रेसी के साथ। तो अभी मेरा 1/4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ एंड मैंने नोट्स भी बना लिए हैं उसके। सो गाइस, चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ पढ़ने से पहले हम इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं एंड बाकी के नोट्स मैं बाद में बनाने वाली हूँ। सो चलो सबसे पहले इसको रिवाइज करते हैं। सो
सबसे पहले मैंने प्यारी सी हेडिंग लिखी है ऊपर, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी, जो कि चैप्टर का नाम है। एंड नोट्स। सो ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, डिराइव हुआ है। और जो ग्रीक वर्ड से आया है ना, वो होता है डेमोक्रेटिया। तो जो ये डेमोक्रेटिया वर्ड है ना, इसी से डेमोक्रेसी बना है। तो डेमोस का मतलब होता है ग्रीक में, डेमोस का मतलब होता है पीपल, और क्राटोस का मतलब होता है पावर और रूल। तो इसलिए डेमोक्रेसी का नाम यहाँ से डेमोक्रेटिया से बना। अब यहाँ पे अगर हम डेमोक्रेसी के सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें तो वो होती है, द पावर इज़ इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन्स, नॉट अ सिंगल रूलर और अ स्मॉल ग्रुप। इसको अगर हम और इजी वे में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो मतलब जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो रूलर्स को, वो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी कहती है कि गवर्नमेंट हमेशा ऑफ द पीपल होगी, बाय द पीपल होगी और फॉर द पीपल होगी। तो ये चीज़ 9th में आई है, बट मैंने 8th में ही पढ़ ली थी। ही। हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अब्राहम लिंकन की फेमस डेफिनेशन है, ये उन्होंने बोली थी ये चीज़। एंड मतलब डेमोक्रेसी हमेशा जब भी वर्क करती है तो वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल वर्क करती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू रेनहोल्ड नीपर, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, आपको पता हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि मैंस कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल एंड मैंस कैपेसिटी फॉर इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मतलब इनके कहने का बेसिकली मतलब है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो गुड भी होते हैं और बैड भी होते हैं। मतलब कोई इंसान अच्छा भी हो सकता है, कोई इंसान बुरा भी हो सकता है। तो अगर हम अच्छे लोगों की बात करें, उनकी गुड साइड की बात करें, तो गुड साइड क्या होगी? फेयर और ऑनेस्ट होगी। मतलब अगर कोई वोट करेगा किसी को तो वो फेयर और ऑनेस्टी के साथ वोट करेगा। तो इसमें डेमोक्रेसी पॉसिबल, मतलब अगर कोई गुड साइड है किसी इंसान की तो उस केस में डेमोक्रेसी जो है वो पॉसिबल है। और अगर बैड साइड की बात करें, जो कि हो सकती है सेल्फिश एंड अनफेयर, तो उसमें डेमोक्रेसी नेसेसरी है, मतलब डेमोक्रेसी ज़रूरी है। डेमोक्रेसी क्या होता था? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। तो गुड मेक्स इट पॉसिबल, बैड मेक्स इट नेसेसरी। तो इस लाइन का बेसिकली मतलब यही है कि जो अच्छे, मतलब गुड मेक्स इट पॉसिबल एंड बैड मेक्स इट नेसेसरी। मतलब अगर कोई अच्छा इंसान है तो उसके लिए डेमोक्रेसी पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई बुरा इंसान है तो उसके लिए डेमोक्रेसी नेसेसरी है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब कि सबको इक्वली वो करा जाए, लाइक मतलब वोटिंग जो होती है वो भी फेयर होनी चाहिए, इलेक्शंस वगैरह भी फेयर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर हम बैठते हैं द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ। तो डेमोक्रेसी ने आखिर जन्म कहाँ से लिया? तो डेमोक्रेसी ने जन्म लिया एंशिएंट एथेंस, ग्रीस से। तो ग्रीस में एक जगह है जो कि है एथेंस, ठीक है। आई डोंट नो इसको एथेंस बोलते हैं, एथेंस बोलते हैं, बट या जो भी है। तो एंशिएंट एथेंस जो जगह थी ना, ये था डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस। वहाँ पे क्या होता था? ओवर 2500 ईयर्स अगो द सिटी ऑफ एथेंस क्रिएटेड द फर्स्ट नोन डेमोक्रेसी। अब 2500 ईयर्स पहले एथेंस नाम की एक सिटी थी जिन्होंने फर्स्ट नोन डेमोक्रेसी को क्रिएट करा था। सिटीजन्स गैदर्ड इन पब्लिक असेंबलीज टू डिबेट एंड वोट ऑन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। सिटीजन्स गैदर होते थे, मतलब इकट्ठे होते थे पब्लिक असेंबलीज में, जिससे कि वो डिबेट कर सकें और वोट कर सकें ऑन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। Earliest example of the system that corresponds to modern ideas about democratic rule। तो ये एक earliest example है इस system का जो correspond करता है modern ideas about democratic rule। अब बात करते हैं कि how it worked।
तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय सिटीजन्स, मतलब इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता था सिटीजन्स का। दूसरा, ओपन डिबेट्स इन पब्लिक स्क्वायर्स, तो ओपन डिबेट्स होती थी। थर्ड, वोटिंग ऑन लॉज एंड पॉलिसीज़। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट देखते हैं जो कि है ओनली एडल्ट मेल सिटीजन्स कुड पार्टिसिपेट, वुमेन स्लेव्स एंड फॉरेनर्स वर एक्सक्लूडेड। तो इसमें जो मतलब ये जो डेमोक्रेसी थी पहले एथेन में जो थी, उसमें जो सिर्फ एडल्ट मेल सिटीजन्स थे वही पार्टिसिपेट कर सकते थे, वुमेन स्लेव्स या फॉरेनर्स एक्सक्लूडेड थे, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, मतलब उन्हें डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थी कि वो वोट कर सकें, लेकिन वो वोट तो कर सकते थे। दे डिड नॉट वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो वोट तो नहीं कर सकते थे लेकिन बट मेड डिसीजंस डायरेक्टली, लेकिन वो डिसीजंस ले सकते थे डायरेक्टली, उनको इतना राइट था। अब आगे देखते हैं, इज़ एन इलेक्शन इनफ, मतलब क्या एक इलेक्शंस डेमोक्रेसी के लिए इनफ है? तो इलेक्शन अलोन नॉट इक्वल टू डेमोक्रेसी। इस लाइन का मतलब है कि जो इलेक्शन अकेले है, मतलब अकेला इलेक्शन डेमोक्रेसी नहीं बनाता, मतलब जस्ट हैविंग एन इलेक्शन डजंट मेक अ कंट्री डेमोक्रेटिक। लीडर्स कैन बी इलेक्टेड बट स्टिल टेक अवे पीपल्स राइट्स और इग्नोर देयर वॉइसेस। अब जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें अगर सिर्फ इलेक्शन ही होगा तो वो फिर एक डेमोक्रेटिक नहीं होगा, मतलब तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि हिटलर एंड, इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता मेरे को, वर इलेक्टेड बट बिकेम डिक्टेटर। अब इस लाइन का मतलब है कि जो हिटलर और ये थे, इन्होंने इलेक्शन तो करा, ये इलेक्ट तो हुए, लेकिन उसके बाद ये डिक्टेटर बन गए। डिक्टेटर मतलब रूलर, रूलर इन द सेंस मोनार्क वाले ही रूलर बन गए, बट वो इलेक्ट होके बने थे, मतलब डिक्टेटर ऐसे बने वो। डिक्टेटर का बेसिकली मतलब होता है कि रूल कर रहे हैं विदाउट एनी, मतलब लोगों के उसके मतलब कह सकते हो लोगों के उसके थॉट्स के ऊपर नहीं करे, थॉट्स इन द सेंस लोग जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग रूल नहीं करे, अपनी मर्ज़ी से रूल करें, ठीक है। तो जो एक ट्रू डेमोक्रेसी होती है उसको क्या चाहिए होता है? एक ट्रू डेमोक्रेसी को चाहिए होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मतलब अब सपोज़ मानो कि इलेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन आपको फोर्स करा जा रहा है कि आपको उसी एक इंसान को वोट करना है, और अगर आपको फोर्स करा जा रहा है उसी एक इंसान को वोट करने के लिए, तो फिर इलेक्शंस फेयर नहीं है, आप फ्री नहीं हो खुद से खुद से वोट करने के लिए। तो उसमें फिर अगर इलेक्शंस हो रहे हैं लेकिन आपको फोर्स करा जा रहा है कि आपको उसी एक इंसान को ही वोट करना है, तो इलेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं बना रहे, क्योंकि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मतलब फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, प्लस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स होनी चाहिए, मतलब सबकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि अगर कोई अपनी मर्ज़ी से किसी और को वोट करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। फिर है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ओपननेस, ओपननेस मतलब नॉट सीक्रेट, मतलब सपोज़ गवर्नमेंट कोई काम कर रही है देश के लिए और वो ट्रांसपेरेंसी कर रही है, मतलब समझो कि वो ट्रांसपेरेंसी में नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये गलत है। मतलब गवर्नमेंट जो भी देश के लिए कर रही है उसको वो ट्रांसपेरेंसी में करना चाहिए, मतलब ओपननेस में करना चाहिए, मतलब कोई भी सीक्रेट के साथ नहीं करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कुछ सीक्रेट के साथ काम कर रही है तो समझ लो कि वो कुछ गलती कर रही है, ठीक है। देन है अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर्स। अकाउंटेबिलिटी का बेसिकली मतलब होता है आंसर। सपोज़ जो जिन लीडर्स को हमने इलेक्ट करा है वो हमारे लिए कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो काम क्यों करा है वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो फिर हमारी राइट है कि हम फिर उसको वोट ना करें बनने के लिए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो लीडर्स हैं वो आंसरेबल होने चाहिए। आंसरेबल मतलब जो जनता है उनके सामने आंसरेबल होने चाहिए, मतलब आंसर देना चाहिए उनको कि उन्होंने जो भी अगर कोई मूवमेंट करी है या कोई भी एक्ट करा है तो क्यों करा है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो इसमें जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली डिसीजंस लेते हैं उन्हीं से, मतलब
अपने आप से डिसीजन लेते हैं। मतलब इसमें कोई लीडर्स नहीं होते बिटवीन, मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते। पीपल वोट ऑन एवरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन पर खुद ही वोट करते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कह सकते हैं पीपल रूल देमसेल्व्स। मतलब जो लोग होते हैं वो खुद से रूल करते हैं। अब एग्जाम्पल, दिस सिस्टम वॉज यूज्ड इन एंशियंट एथेंस। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था एथेंस का यहाँ पर, तो इसमें मतलब जो लोग थे वो अपनी मर्ज़ी से डायरेक्ट ही वोट कर रहे थे, मतलब डायरेक्ट डिसीजंस अपने ले रहे थे। अब बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये मतलब है, अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझें, एक और एग्जाम्पल के साथ, तो समझो कि एक आपकी क्लास है और क्लास में एक मतलब सारे बच्चे मतलब टीचर ने कहा है कि हम ना एक पिकनिक पे जाएंगे और सब लोग अपने अपने ओपिनियंस दो, अपने अपने डिसाइड करो कि कहाँ जाना है सबको, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा बोलेगा ज़ू, कोई बच्चा बोलेगा इंडिया गेट, या फिर जो भी, ठीक है, बहुत सारी लोकेशंस बोलेंगे, ठीक है। तो वो सब क्या है, हर एक बच्चे का अपना एक डायरेक्ट ओपिनियन है, मतलब एक डायरेक्ट डिसीजन है, ठीक है। और अगर टीचर बोलती कि हम सब एक मॉनिटर को इलेक्ट करेंगे और फिर जो मॉनिटर होगा क्लास का वो बताएगा कि कौन वो करेगा, मतलब हम सब कहाँ जाएंगे पिकनिक पे, तो इसमें फिर क्या होगा, जो लोग होंगे वो एक लीडर को डिसाइड करेंगे, वो एक लीडर को इलेक्ट करेंगे और फिर वो लीडर उनके लिए डिसीजन लेगा, तो वो फिर इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट भी पढ़ लेते हैं एक बार। पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव्स, लीडर्स, मतलब लोग खुद से डिसीजन नहीं लेते, वो किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं या फिर चूज़ करते हैं जो उनके लिए डिसीजन लेगा। जैसे पीपल वोट इन इलेक्शंस, इलेक्ट करते हैं। लीडर्स मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ, जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो है पीपल रूल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब पीपल रूल तो कर रहे हैं पर खुद से नहीं कर रहे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आर कंट्री इंडिया, मतलब इंडिया में भी हम वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं अपनी चॉइस के साथ, एंड देन उसके बाद वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं। तो अगर जो क्लास की टीचर है वो कहती है कि सब अपना अपना डिसीजन बताओ कि कहाँ जाना है सबको, तो सब अलग अलग लोकेशंस बोलेंगे अपने आप से डिसीजन लेके। और अगर टीचर कह दे कि सब लोग एक मॉनिटर को इलेक्ट करो और वो मॉनिटर बताएगा कि हम सब लोग कहाँ जाएंगे, तो वो इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करा जा रहा है जो सबके लिए डिसीजन लेगा। सो या दैट्स इट। सो गाइस, अब मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताना और बिना चीटिंग करे बताना, ठीक है। तो वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग चीटिंग नहीं करते हो। सो क्वेश्चन ये है कि क्या डेमोक्रेसी में सिर्फ इलेक्शंस काफ़ी हैं, ये क्वेश्चन है। तो आपको येस और नो में आंसर देना है, एंड या नो चीटिंग। तो गाइस, पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ ली है, अब मैं पढ़ूंगी हिस्ट्री में मेरा चैप्टर चल रहा है स्टोन एज, एंड सबसे पहले मैंने फ्लो चार्ट बनाया पैलियोलिथिक पीरियड का, उसके बाद बनाया मेसोलिथिक पीरियड का, एंड या एज यू कैन सी ये प्यारा सा मेरा फ्लो चार्ट जो कि है पैलियोलिथिक पीरियड का। उसके बाद यहाँ पे ये प्यारा सा मेरा फ्लो चार्ट जो कि है मेसोलिथिक पीरियड का। उसके बाद यहाँ पे पैलियोलिथिक पीरियड के मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन इसमें बीच बीच में आपको वो लाइक ये क्लास में हुआ था मेरी, एंड कह सकते हो कि ये मैंने बीच बीच के इसमें से वर्ड्स नहीं लिखे क्योंकि मैम बहुत ही जल्दी डिक्टेट कर रही थी, एंड या अब मुझे याद भी नहीं क्या वर्ड्स लिखने थे। सो गाइज, इसको अभी इग्नोर करते हैं और आगे का काम करते हैं। एंड गाइज, जब मैंने बीच बीच के वर्ड्स मेरे रह गए थे इसमें से, जब मैंने अपनी एक क्लासमेट की नोटबुक मांगी जस्ट टू राइट दोज वर्ड्स, तो उसकी जब मैंने नोटबुक ली तो जब मैंने देखा तो उसने सीरियसली इतने कॉमन वर्ड्स की भी स्पेलिंग गलत लिखी थी, ठीक है। फिर मैंने उसकी नोटबुक से कुछ नहीं लिखा पहली चीज़, एंड मैंने वो नोटबुक उसको वापस कर दी, ठीक है। सो या इसलिए अब मैं ये चीज़ें
दीदी से पूछ के लिखूंगी। अगर हम जनरल की बात करें तो उसने इसकी भी स्पेलिंग गलत लिखी थी। फीचर्स की बात करें, इसकी भी स्पेलिंग गलत लिखी थी। उसने फीचर्स की स्पेलिंग लिखी थी FITURES, ठीक है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे उसे बताना चाहिए था क्या कि उसने स्पेलिंग गलत लिखी है, या जाने देना चाहिए था। मैंने तो जाने दिया, क्या कर सकते हैं। मैं करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच। एसएसटी के दोनों पार्ट्स पढ़ लिए हैं। वैसे तो 4 पार्ट्स हैं एंड अभी मैंने आज 2 पार्ट्स पढ़े हैं, जो कि है पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो चलो अब इंग्लिश का होमवर्क करते हैं। मेरी प्यारी सी इंग्लिश की नोटबुक। तो चलो मैं आपको इसके दर्शन करवा देती हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक प्यारा सा इंडेक्स। उसके बाद यहाँ पे ये होमवर्क है जो कि मुझे अभी कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे है फर्स्ट चैप्टर जो कि है हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड। सबसे पहले है थीम ऑफ द चैप्टर, फिर है मैसेज ऑफ द चैप्टर। एंड मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रखे हैं, बस एक क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, बाकी सब मैंने लिखा है। एंड या उसके बाद ये रहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, बहुत ही लंबे लंबे। एंड उसके बाद यहाँ पे ये है होमवर्क जिसमें भारत और लैंड जो नेक्स्ट पोयम है हमारी, पता नहीं पोयम कहते हैं या पोम कहते हैं, क्योंकि हमारी जो पहले इंग्लिश वाली मैम थी वो इसको पोम कहती थी, और जो हमारी अब इंग्लिश वाली मैम है वो इसको पोयम ही कहती हैं। तो भैया मैं तो पोयम ही कहूँगा ही जो मैं हमेशा से बोलता था पहले, क्योंकि पोम थोड़ा वियर्ड लग रहा है सुनने में। पोयम इज स्टिल लाइक थोड़ा सुना सुना वर्ड लगता है, ठीक है। तो इसमें मेरे को भारत एंड लैंड का एक इलस्ट्रेशन बनानी है इस पेज पे। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने थीम ऑफ द पोएम करा है, देन क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स। एंड या मुझे इसमें यहाँ क्वेश्चन लिखना है एंड यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखना है एंड इसका आंसर लिखना है। एंड या इसके आगे ये सेकंड क्वेश्चन था पूरा। इसके बाद मुझे थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 3 क्वेश्चन आंसर्स और करने हैं। सो लेट्स बिगिन।